फंडामेंटल क्लासेस में फिर से सभी का स्वागत है। तो हम अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। मात्र 2 लेक्चर रह गए अब हमारे। एक आज जो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसका लास्ट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म करने के बाद आज के लेक्चर में हमारा एक टॉपिक रह जाएगा जिसका नाम क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर। तो मैं होप करता हूं कि आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे लेक्चर को सीक्वेंस वाइज देखा है, क्योंकि सीक्वेंस वाइज देखने से क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा, एनसीईआरटी ऑपरेट कर पाओगे, फिर आप न्यूमेरिकल्स के सीरीज को अपना लगा सकते हो। ठीक है, तो होपफुली आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। सॉल्यूशन खत्म होने के बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कहां तक हमारा हो जाता है। ठीक है, तो बोर्ड की तैयारी मैं उम्मीद करता हूं कि सही चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, बट ऑस्मोसिस आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस एक फेनोमेना है जिसको हम सीखेंगे, और ऑस्मोसिस सीखने के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, क्लियर है बात यहां तक? बढ़े आगे। ओके, तो अब देखो ऑस्मोसिस होता क्या है। तो अब मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, बहुत सिंपल, क्या लिया, एक कंटेनर लिया। ठीक है, अब इस कंटेनर में मैंने क्या किया, यहां पर एक मेम्ब्रेन लगाया। पहली बात तो इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एसपीएम। ठीक है, एसपीएम कहते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है क्या कि ये सेमी है। इसका मतलब ये कुछ चीजों को तो जाने देता है, कुछ चीजों को नहीं जाने देता है। ठीक है, ये आपकी स्किन भी एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, जैसे चना हम भिगोने के लिए डालते हैं तो उस पर जो छिलका होता है वो भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। तो ये सारे आपके हो गए नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई। पिग ब्लैडर भी एनसीईआरटी में एग्जांपल है, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। एक और है सेलुलोस नाइट्रेट, बात समझ में आ गई, ये भी आपका क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो पहले ये समझते कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है। तो ये एक बेसिकली मेम्ब्रेन होता है जो आपका क्या करता है, सॉल्वेंट को, क्या बोला मैंने, सॉल्वेंट को जाने देता है। ठीक है, और सॉल्यूट को रोक देता है, मतलब सॉल्यूट को पास होने नहीं देता, सॉल्वेंट को पास होने देता है, और सॉल्यूट को पास होने नहीं देता। ठीक है, डज नॉट पास, मतलब ये नहीं होगा, डज नॉट क्या पास। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इनमें जो पोर्स के साइज होते हैं, पोर्स मतलब छोटे छोटे टिनी होल्स, बात समझ में आ गई। तो पोर्स का जो साइज होता है, ठीक है, कह लो पोर्स का जो साइज होता है वो बेसिकली क्या होता है, सॉल्वेंट से ज्यादा होगा। पोर्स का साइज क्या होगा, सॉल्वेंट से ज्यादा, ताकि सॉल्वेंट फ्लो होकर चला जाए, और सॉल्यूट से छोटा होता है। सॉल्यूट को क्या करता है, ये रोक देता है। ठीक है, ये इसका एक बेसिक सा काम होता है, किसका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम होता है। ओके, क्या इतनी बात समझ में आ गई एकदम, थंबनेल के साथ, है ना, थंबनेल कह रहा मतलब थम्स अप के साथ, एकदम मस्त समझ में आ गई, क्लियर है। तो यहां पर है, तो ये एसपीएम पूरा समझ में आ गया, है ना। तो इसमें फिर मैंने इधर क्या किया, ध्यान से समझना। ठीक है, इधर मैंने रखा किसका सॉल्यूशन ले लिया, लेट मान लो मैंने वाटर लिया और उसमें ऐड कर दिया 1 मोल NaCl। ठीक है, वाटर मैंने बहुत एक्सेस में लिया है, क्लियर है बात यहां तक। तो मैंने 1 मोल NaCl यहां पर जोड़ा, और इधर मैंने क्या किया, वाटर का अमाउंट सेम ही रखा। ठीक है, और मैंने इस साइड क्या कर दिया, 5 मोल NaCl डाल दिया। ठीक है, अब आप गौर करो इस चीज पे कि यहां पर एक साइड तो वाटर है जो कि प्योर, मतलब सेम अमाउंट में इधर भी है, सेम अमाउंट में इधर भी है, लेकिन इसमें मैंने 1 मोल NaCl डाला है, इसमें मैंने कितने मोल डाला है, 5 मोल NaCl डाला है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन जो है और ये सॉल्यूशन जो है, तो ये सॉल्यूशन कैसा है आपका, 1 मोल सॉल्यूट है, इसमें 5 मोल सॉल्यूट है। तो जिसमें ज्यादा सॉल्यूट वो हाइयर कंसंट्रेशन, और जिसमें कम सॉल्यूट वो लोअर कंसंट्रेशन। इट मींस दैट कि ये हाइयर सॉल्यूशन हुआ,
हायर कंसंट्रेशन हुआ, सॉल्यूशन बोल दिया मैंने, और ये कैसा हुआ आपका लोअर कंसंट्रेशन हुआ। बात समझ में आ गई। तो हालांकि अगर इसको प्यार से देखोगे तो लो कंसंट्रेशन, बहुत प्यार से बोलो, इसको क्या बोलो हाई कंसंट्रेशन, बहुत प्यार से। क्लियर होगी बात यहां तक। तो एक साइड हाई कंसंट्रेशन है, एक साइड लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। और सॉल्वेंट मैंने इनिशियल में क्या लिया था, बराबर लिया था, इसमें 1 मोल सॉल्यूट डाला, इसमें 5 मोल सॉल्यूट डाला। ओके, अब होता क्या, अब यहां से इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आ गई, ठीक है। मान के चलो ऐसे समझो कि आपके सामने NaCl है, Na प्लस में टूटता है, Cl माइनस में टूटता है, वाटर क्या होता है H2O होता है, इस पे माइनस, इस पे क्या प्लस। तो Na वाला माइनस से इंगेज हो गया, माइनस वाला प्लस से इंगेज हो गया। तो एक NaCl एक वाटर के मॉलिक्यूल को इंगेज करके रख रहा है अपने साथ, कह रहा है तू यार कहीं मत जा, तू मेरे साथ रह, ठीक है। तुझे क्या चाहिए, चार्ज ही तो चाहिए, मैं प्रोवाइड कर तो रहा हूं, क्यों टेंशन ले रहा है तू। बात समझ में आ गई। तो ये मस्त आपस में इंगेज है। क्लियर होगी बात यहां तक। तो ऐसे समझो, इसमें 5 मोल NaCl 5 मोल वाटर के साथ इंगेज होंगे, इसमें 1 मोल NaCl, इसको मान लेता हूं कितना, 1 मोल NaCl है ना, 1 मोल NaCl वाटर के साथ इंगेज होंगे। तो लेट मान लेता हूं ये मेरे पास 10 मोल था पानी, और ये भी 10 मोल था, ठीक है। इसका 1 मोल वाटर इंगेज है ना, 1 मोल NaCl के साथ, इसका 5 मोल इसके 5 मोल से इंगेज है। तो बताओ यहां पर 9 मोल वाटर फ्री है एकदम मस्त, और यहां पर कितने मोल फ्री है, एकदम 5 मोल वाटर फ्री है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब बताओ पानी की मात्रा ज्यादा कहां पर है, फ्री वाली इस साइड, और इस साइड क्या है कम। और SPM भाई जो होते हैं ये क्या करते हैं, सॉल्वेंट को तो जाने देते हैं, सॉल्यूट को जाने नहीं देते। तो अब इनमें घपलाबाजी स्टार्ट हो गई, भाई देखो बात तो बराबरी की रही नहीं, अब हमें आपस में बराबर होना है। तो फिर कहता है लो कंसंट्रेशन, कि भाई मेरे पास फ्री वाले तो ज्यादा हैं, तू इधर फ्लो होके चला जा, ताकि दोनों के साइड क्या हो जाए, वाटर का कंसंट्रेशन एकदम मस्त बराबर हो जाए। क्लियर हुई बात यहां तक, एग्जैक्टली। तो अब यहां से पानी मस्त फ्लो करके जाता है, क्या करके जाता है, फ्लो। कहां से कहां, यहां पानी ज्यादा है, यहां पानी कम है फ्री वाले, तो यहां से यहां फ्लो करके जाएगा। तो इसको केमिस्ट्री कैसे कहती है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉन एज ऑस्मोसिस। समझ में बात आई एकदम से। फिर से बोलता हूं, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो कौन होगा, सॉल्वेंट होगा, कभी भी सॉल्यूट फ्लो नहीं होगा। तो द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू SPM इज नॉन एज ऑस्मोसिस। तो ये फ्लो कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों साइड का इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। कहने का मतलब है जितना कंसंट्रेशन यहाँ का है उतना ही कंसंट्रेशन यहाँ का हो जाए, बात बराबरी पे पहुंच जाए। पहले लो था, दूसरा क्या था, हाई था, धीरे धीरे सॉल्वेंट फ्लो हुआ, पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूट बदलता गया, दोनों का कंसंट्रेशन का लेवल क्या हो गया, बराबर हो गया। अब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट नहीं होगा। तो इस सिंपल से प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो याद रखना, लोग थोड़े से ना अजीब से सोचते रहते हैं, लो से हाई कैसे फ्लो करेगा। तो लो से हाई क्या सॉल्यूट फ्लो कर रहा है क्या, नहीं, सॉल्यूट नहीं, कौन फ्लो कर रहा है, सॉल्वेंट ही फ्लो करता है। क्या बात समझ में आ गई। और अभी भी देखो ज्यादा फ्री से कम फ्री की तरफ जा रहे हैं, तो अभी भी चीजें ज्यादा से कम की तरफ ही जा रही हैं। लेकिन इसको केमिस्ट्री के टर्म में क्या बोल देते हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट का फ्लो इज नॉन एज ऑस्मोसिस। गहरी बातचीत समझ में आ गया है ना, क्लियर होगी बात यहां तक, कोई डाउट नहीं है। ऑस्मोसिस को एक और भी कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट का जो फ्लो हो रहा है वो हायर साइड से लोअर साइड की तरफ जाएगा, सॉल्वेंट इज नॉन एज क्या, ऑस्मोसिस, ये भी कह सकते हैं। क्लियर होगी बात यहां तक है ना। अब यहां पर आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब आते हैं इस पे, ऑस्मोसिस समझने के बाद किस पे, ऑस्मोटिक प्रेशर पे आते हैं, ठीक है। समझो, सेम एग्जांपल यहां पर उतारूंगा, है ना। अब यहां पर क्या था बताओ, वाटर था, और क्या था, 1 मोल हमारा NaCl था, यहां पर भी हमारे पास वाटर था, और यहां पर कितना था, 5 मोल NaCl था। बात समझ में आ गई। ये आपका क्या था बताओ, हाई कंसंट्रेशन था, ये आपका क्या था बताओ, लो कंसंट्रेशन था। क्लियर होगी बात यहां तक। अब मान लो लेट यहां पर एक प्रेशर अप्लाई करने के लिए मैं कुछ लगा देता हूं, ठीक है। यहां पर सॉल्वेंट भरा हुआ है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ऑस्मोसिस क्या कहता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इधर जाएगा, मस्त सॉल्वेंट जा रहे थे, मस्त क्या थे, सॉल्वेंट जा रहे थे, ठीक है। अब मैं इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकना चाहता हूं,
मैं क्या करना चाहता हूं, इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकना चाहता हूं, तो मुझे इधर से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? प्रेशर। बात समझ में आ गई? तो अब ध्यान से समझो, मैंने प्रेशर धीरे धीरे अप्लाई किया तो अब ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट धीरे धीरे कम हो गया। बात समझ में आ गई? कम होता गया, कम होता गया। एक समय आया कि मैंने इतना प्रेशर अप्लाई किया कि ये जस्ट स्टॉप हो जाए फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होना, मतलब सॉल्वेंट का फ्लो होना जस्ट क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए। क्लियर होगी बात यहां तक? उस प्रेशर को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से बताता हूं, द प्रेशर अप्लाइड, जो हमने प्रेशर यहां पर क्या किया? अप्लाइड किया फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को जस्ट रोकने के लिए, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को जस्ट रोकने के लिए जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस सिंपल एक फेनोमेना, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। बट ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर अप्लाइड टू जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। या क्या कह लो कि द प्रेशर अप्लाइड टू जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस इज नॉन एज क्या 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 क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो आप समझो ये कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखो, लेट मैं यहां पर 6 मोल कर दूं, है ना? कितने मोल कर दूं? 6 मोल कर दूं, फिर 7 मोल कर दूं, है ना? फिर 8 मोल कर दूं, तो मैं इधर कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहा हूं। अब जितना ज्यादा कंसंट्रेशन NaCl का बढ़ता जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल उतने इंगेज होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो इधर से फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होगा, ज्यादा तेजी से रफ्तार होगा, है ना? क्योंकि बहुत ज्यादा हाई हो गया, ये बहुत ही कम क्या हो गया है? लो कंसंट्रेशन हो गया। तो सॉल्वेंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा, और जैसे ही सॉल्वेंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा तो मुझे प्रेशर भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करने के लिए? ऑस्मोसिस को जस्ट रोकने के लिए। बात समझ में आ गई? तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में बात आ गई? ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो मैंने पढ़ा ही दिया क्या होता है। मतलब अगर मैं कंसंट्रेशन ज्यादा करता रहूंगा तो मुझे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। किसके लिए? ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला टाइप कर देते हैं। तो पाई इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, पाई इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और ज्यादा टेम्परेचर होगा तो फ्लो भी ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है? ये कंसंट्रेशन पे भी। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? ओके। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर हीट करूं तो सॉल्वेंट और ज्यादा फ्लो होगा। ठीक है, तो फ्लो होगा तो ऑब्वियस सी बात है ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। तो पाई इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू CT, दोनों को कंबाइन कर दिया तो पाई इज इक्वल्स टू CRT। अब ये जो कंसंट्रेशन है ना, ये कंसंट्रेशन यहां पर हम लोग मोलैरिटी यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं? मोलैरिटी यूज करते हैं। क्लियर? तो अब मोलैरिटी मैं यूज कर रहा हूं, क्या यूज कर रहा हूं? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है बताओ? कैपिटल M से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पुट कर दो तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2 अपॉन VRT। अब N2 क्या होता है बताओ? गिवन मास अपॉन मोलर मास VRT, है ना? NCERT गिवन मास को किससे नोट करता है बताओ? W2 से। तो मैं W2 भी लिख सकता हूं। तो बताओ एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या आ गया आपका? M2। मैं M2 को इधर ले गया, पाई को नीचे लेके आया, तो बेसिकली क्या हो गया? W2 अपॉन, बोलो, पाई और V तो है RT। चाहे तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, चाहो तो ये फॉर्मूला, मेरे को तो यही अच्छा लगता है, आसान भी है। पाई इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 VRT। क्लियर होगी बात यहां तक? कोई डाउट नहीं है? तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या हो गया? फॉर्मूला। तो पाई क्या है आपका? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर होगी बात यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है? तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ये W2 क्या हो गया? कोई पाई की वैल्यू 22/7 मत लिख देना, है ना? ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, कहीं पागल हो जाओ। W2 बताओ? मास ऑफ सॉल्यूट। M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। R यूनिवर्स, मतलब सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, इसकी वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट के बराबर ही रहती है। ठीक है, और T आपका क्या हो गया? टेम्परेचर। क्लियर है बात यहां तक? ओके, कोई दिक्कत? R की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या होगी? गिवन होगी, वहां से उठाना है, पुट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े तो R की वैल्यू ना एग्जैक्टली जैसे 0.0821 लीटर पर मोल पर केल्विन, है ना? क्लियर होगी बात यहां तक? पर मोल पर केल्विन हो गया। लीटर ATM
तो प्रेशर किस में आएगा, एटीएम में। अगर सॉल्व करो, अगर ये आर की वैल्यू यूज करोगे तो एटीएम में आएगा। क्लियर। वॉल्यूम किस में हो गया, लीटर में हो गया, तो आर की वैल्यू मोस्टली टाइम यही यूज रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये आपका ऑस्मोटिक का टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा और, है ना। तो हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ ऑस्मोटिक कौन कौन से रहते हैं। ठीक है, एक चीज, और दूसरा रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है वो भी समझ लेते हैं, और न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं। तो ये टॉपिक एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, खत्म। इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आप लोग सीख गए, है ना। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, पाई इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2V/RT। उस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे। न्यूमेरिकल पढ़ाने से पहले आप लोगों को मैं एग्जांपल्स के थ्रू ये समझा दूं कि हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, और आइसोटोनिक क्या होता है। ठीक है, अब जो एग्जांपल एनसीईआरटी का ही उठा रहा हूं, ज्यादा दूर जाना नहीं है। एनसीईआरटी से हमेशा क्या रहना है, अटैच। उस तरीके से अटैच रहना है जैसे बच्चा माता पिता से अटैच रहता है, उसी तरीके से स्टूडेंट्स को किससे अटैच रहना चाहिए, एनसीईआरटी से। ठीक है, तो अब देखो, तो ह्यूमन ब्लड सेल, ठीक है, ये लिया मैंने। ह्यूमन ब्लड सेल का जो कंसंट्रेशन होता है वो रहता है 0.9% NaCl। ठीक है, क्या रहता है, वेट बाई वॉल्यूम। खैर उससे मतलब नहीं है ना, मतलब इतने लीटर में इतना ग्राम होता है, ऐसे समझ के चलो। मान लो मैंने 1 लीटर लिया, 1 लीटर में 0.9% NaCl क्या होगा बताओ, ग्राम में होगा, 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन में। ठीक है, तो खैर उससे नहीं जाना है। तो एक सेल बना लिया आरबीसी का मस्त। क्या बोलते हैं आरबीसी को बायो में, बायो वाले बच्चे कमेंट करके बता दें क्या बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो, तो अब मैंने यहां पर एक सॉल्यूशन लिया अपने तरफ से, ठीक है, और उसमें मैंने क्या डाला, ठीक है, एक ह्यूमन का आरबीसी डाला। ओके, तो यहां पर आरबीसी हो गया जिसका कंसंट्रेशन मुझे पता है 0.9 है। ठीक है, अभी परसेंट बाकी यहां लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या लिया, ये इनर हो गया, सिस्टम हो गया, और इसकी तरफ चारों तरफ क्या है, मान लो सराउंडिंग है। ठीक है, अब इसका कंसंट्रेशन मैंने क्या ले लिया, एक केस में 0.9% से ज्यादा लिया। तो मतलब बाहर वाला कैसा कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन, और अंदर वाला कंसंट्रेशन कैसा है, लो कंसंट्रेशन। ठीक है, एक केस ये हो गया। ओके, अब यहां पर एक दूसरा बनाया मैंने केस। ठीक है, दूसरे केस में क्या किया, यहां पर मैंने रखा क्या, आरबीसी को ही रखा वापस, है ना। अंदर का कंसंट्रेशन आपको पता है 0.9% हो गया, बाहर का कंसंट्रेशन, ठीक है, भी कैसा हो गया, मान लो बराबर ही रखा 0.9% के। ठीक है, नहीं बराबर नहीं रखता हूं इस केस में। ठीक है, बराबर में तो तुम समझदार हो, समझ भी जाओगे क्या होता है ना। तो मैंने यहां पर रखा लेस देन 0.9%, ये सेकंड केस। ठीक है, तो ये केस नंबर क्या हो गया आपका, फर्स्ट। ये केस नंबर क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया। ठीक है, अब केस नंबर थर्ड यहां बना देते हैं। ठीक है, तो केस नंबर थर्ड में फिर से मैंने आरबीसी को रखा, ठीक है, 0.9% पे, और यहां पर बाहर का भी कंसंट्रेशन क्या रखा मैंने, 0.9%। तो यहां पर सी कंसंट्रेशन बाहर का और आरबीसी का कंसंट्रेशन क्या रखा मैंने, सेम। क्लियर है। अब देखो, तो ये हाई कंसंट्रेशन इस साइड बताओ, ये बाहर वाला कैसा कंसंट्रेशन है, लो, और आरबीसी का कंसंट्रेशन कैसा है, हाई। तो बताओ मैंने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी, कि जो सॉल्वेंट का फ्लो होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है, सॉल्वेंट मूव करता है, लेकिन किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो सेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन लगी हुई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस केस में क्या है बताओ, यहां पर तो कंसंट्रेशन बाहर का ज्यादा है, अंदर का कम है। तो अब जो सॉल्वेंट होगा अंदर के साइड, नॉट सॉल्यूट, कौन, सॉल्वेंट, ठीक है, तो वो बाहर मूव कर जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू। बाहर मूव करेगा तो क्या होगा, ये सेल श्रिंक हो जाएगा। क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहां पर सेल क्या हो जाता है, श्रिंक। अब जैसे मान लो इस प्रोसेस को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक बोलते हैं। तो ऐसे सोचो, हाइपर में गुस्से होता है, गुस्से में चीजें क्या निकलती हैं, बाहर की साइड। तो मतलब
सॉल्वेंट कहाँ निकल रहा है, बाहर की साइड, तो गुस्से में हम सिकुड़ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा सेल। तो इस केस में क्या होगा, सेल आपका श्रिंक हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ गई। मतलब आप इसको एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। एक नमक पानी का घोल बनाओ, बहुत गाढ़ा नमक पानी, ठीक है, उसमें उंगली डुबा के रखो थोड़ी देर तक, फिर आप देखोगे उंगली पिचक पिचक सी जाएगी। मतलब यहाँ का जो सॉल्वेंट होगा ना वो बाहर की तरफ क्या कर जाएगा, मूव, और स्किन आपकी किसकी तरह काम करेगी, यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। तो अगर कंसंट्रेशन 0.9% से ज्यादा हुआ तो सॉल्वेंट बाहर फ्लो कर जाएगा, सेल के बाहर फ्लो कर जाएगा, और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, हाइपरटोनिक। ठीक है, तो ये वाला केस समझ में आ गया फर्स्ट। ये केस कौन सा था, सेकंड। इसको क्या मान लेते हैं, केस थर्ड। इस पे लास्ट में आएंगे, पहले ये समझते हैं अब। ठीक है, इस केस में अंदर का कंसंट्रेशन कैसा है, हाई, और बाहर का सराउंडिंग का कंसंट्रेशन कैसा है, लो। कितनी बात समझ में आ गई। तो इस केस में क्या होता है कि सॉल्वेंट, ऑस्मोसिस में क्या होता है बताओ, कि सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से कहां फ्लो करता है, हाई में। तो इस बार सॉल्वेंट बाहर से कहां जाएगा, सेल के अंदर, है ना। और इतनी खुशी बढ़ जाएगी इसके अंदर की बेचारा, यहां पर बना देता हूं, फूल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस केस में आरबीसी क्या हो गया, स्वेल हो गया। सेल क्या हो गया, स्वेल। तो जब कोई सेल स्वेल हो जाता है तो ये वाला केस होता है हाइपोटोनिक। कौन सा केस होता है, हाइपोटोनिक। जब सॉल्वेंट बाहर से फ्लो करके कहां चला जाए, सेल के अंदर, और सेल स्वेल हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, मतलब ये जो सेल स्वेल हो जाता है ना, जो सेल क्या हो जाता है, स्वेल, इसको बोलते हैं एडिमा। हालांकि एग्जाम वाले बहुत पूछ रहे हैं व्हाट इज एडिमा। तो क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ सेल थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू क्या हो जाए, सेल स्वेल हो जाए, तो उस प्रोसेस को या उस स्वेलिंग सेल को क्या बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई। ओके, तो ये दो केस आपको सिंपली समझ में आ गया। इसका एक घर में भी एग्जाम्पल है, अचार बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा नमक पानी भर देते हैं, बना देते हैं, उसके ऊपर ऑयल भी डाल देते हैं। ऑयल ऊपर से क्यों रहती है, ताकि कोई बैक्टीरिया फंगस ना आ पाए, चिपचिपी लेयर हो जाती है ऑयल की। उसके अंदर फिर नमक पानी रहता है, उसमें अचार डुबो के रखते हैं, तो उसमें जितना भी पानी होता है ना, तो वो क्या होता है, बाहर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, अंदर का कंसंट्रेशन क्या होता है, लो। तो अचार में, मतलब आम में जो पानी भरा हुआ रहता है अंदर के साइड, वो सेल के थ्रू पानी बाहर निकल जाता है, तो उसके अंदर पानी रह नहीं पाता, तो बैक्टीरिया फंगस अंदर जम नहीं पाएंगे या वो अपना घर नहीं बना पाएंगे। बाहर से ऑयल है तो बाहर से भी कुछ आ नहीं पाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। इसीलिए अचार काफी दिनों तक बचा हुआ रहता है। तो वो प्रोसेस कहाँ से जाता है, हाइपरटोनिक से ही होता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। इसमें जैसे आप रात में चना भिगोने के लिए डाल दिया, तो वो छिलका जो हो गया वो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है, बाहर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है तो वो कंसंट्रेशन बाहर का कम है, चने के अंदर का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई है, तो बाहर से सॉल्वेंट पानी मतलब चने के अंदर जाके वो स्वेल हो जाता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब आते हैं इस केस पे। ठीक है, बाहर का कंसंट्रेशन भी सेम, अंदर का भी सेम, बाहर का भी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, अंदर का भी सेम, तो कोई फ्लो ऑफ सॉल्वेंट नहीं होगा। तो इस केस में क्या होता है, जब दो सॉल्यूशन, ये वाला भी, दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो गया, सेम, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम, तो ऐसे को बोलते हैं आइसोटोनिक। तो टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉन एज आइसोटोनिक। क्लियर होगी बात यहां तक। इस पे बोर्ड वाले न्यूमेरिकल पूछते हैं, मान लेते हैं ए और बी मान लेते हैं, एक सॉल्यूशन ए और एक सॉल्यूशन बी, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा, सेम। तो इस पे बोर्ड वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं, मैं इस एग्जांपल को क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे होता है। ओके, तो अब ये टाइप समझ में आ गया एग्जांपल के थ्रू। तो लास्ट हम बात करते हैं किसके ऊपर, रिवर्स ऑस्मोसिस, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अब सीखते हैं जिसका नाम क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर थ्योरेटिकली ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ये टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म। तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो आपके घर में लगा रहता है आरओ, ठीक है, वो कौन सा फेनोमेना शो करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, वही एक बेसिक एग्जांपल सीखते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, यहां पर मैंने इस तरीके से एक सेटअप तैयार किया, बताओ बीच में मैंने क्या लगाया होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पर एक थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि वो प्रेशर एक्सर्ट कर सके। यहां पर हमारा क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कहने का मतलब अभी बताऊंगा क्या प्रेजेंट है। ठीक है, और यहां पर एक मस्त टोटी लगा देते हैं, ये वाल्व है जिसको हम घुमाएंगे
तो कुछ निकलेगा, ठीक है, ऐसे मानो, ठीक है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया, है ना। और यहां पर हमारा क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन मान लेते हैं। वही एग्जांपल लेता हूं कॉमन सा, तो मैंने मान लिया 10 मोल वाटर है, ठीक है, और 5 मोल मैंने क्या मान लिया, NaCl, नमक भरा पड़ा इसमें एकदम, ठीक है। और भी सॉल्ट्स हो सकते हैं, यूरिया वगैरह जो भी मान लो, ठीक है, ये है, ठीक है। और इस साइड भी पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस साइड मान लेता हूं 10 मोल वाटर ही है, ठीक है, और यहां पर प्लस 1 मोल नमक है NaCl, ठीक है। अब समझो, तो अब होगा क्या, ये कंसंट्रेशन लो है, ठीक है, और ये कंसंट्रेशन कैसा है, हाई। कैसे पता चल रहा है आपको एक साइड लो कंसंट्रेशन है, दूसरी साइड हाई कंसंट्रेशन है, बताओ। क्योंकि इसमें सॉल्वेंट तो फिक्स है, 10 मोल 10 मोल, इसमें 5 मोल सॉल्यूट है तो हाई कंसंट्रेशन, इसमें 1 मोल सॉल्यूट है तो लो कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ऑस्मोसिस क्या कहता है कि फ्लो होगा सॉल्वेंट का कहां, इस साइड। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना। तो यहां फ्लो होगा, फिर आप यहां पर ये सॉल्वेंट फ्लो होगा तो आप यहां से प्रेशर एक्सर्ट करोगे ताकि इस ऑस्मोसिस को रोक सको। तो आपने प्रेशर एक्सर्ट किया ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए, तो उसी प्रेशर को क्या बोलते थे, याद है, ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर अप्लाइड टू जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो आप प्रेशर अप्लाई करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है यहां तक। अब एक बच्चा खेलता खेलता आया, उसने इसको दबा दिया पिस्टन को, और ठीक है, तो इधर अब क्या क्रिएट हो गया, हाई प्रेशर। क्या क्रिएट हो गया इधर, हाई प्रेशर, ऑस्मोटिक से ज्यादा हो गया। यानी कि जो आपने प्रेशर अप्लाइड किया, आपने क्या अप्लाइड किया, प्रेशर जो आपने अप्लाइड किया वो ग्रेटर हो गया किससे, पाई से। पाई किससे रिप्रेजेंट हो रहा था, ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट को तो जाने देगा नहीं, तो वो जाने किसको देगा फिर इधर से। अब उल्टा सॉल्वेंट कहां से कहां फ्लो हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट फ्लो हो जाएगा। देखो इधर सारे सॉल्यूट रुक गए, सॉल्वेंट इधर फ्लो होने लग गया, तो नीचे से अब ये वाल्व खोलूंगा तो फ्रेश वाटर निकलेगा। कौन सा वाटर, फ्रेश वाटर कह लो, या इसमें इंप्योरिटीज बहुत ही क्या होंगी, कम। तो अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस का उल्टा, तभी इसका नाम क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसमें होगा क्या कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इस बार हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा, मूव। लेकिन ये होगा कब, जब हमारा जो अप्लाइड प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो सॉल्यूट यहीं रुक गए, सॉल्यूट पार हो नहीं सकते, मैंने बताया था, क्योंकि एसपीएम में जो पोर्स होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है, किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। इसीलिए सॉल्वेंट इधर फ्लो कर जाएगा, सॉल्यूट फ्लो नहीं करेगा, यहां रुका रहेगा, टंकी का पानी फिर आपको फ्रेश वाटर यहां से मिलेगा। तो एक बार फिर से लास्ट में रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बोल देता हूं, व्हेन द अप्लाइड प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, then flow of concentration from higher concentration या flow of solvent from higher concentration to lower concentration through semi permeable membrane is known as reverse osmosis। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। तो लेट न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके ऊपर, है ना। तो मैंने बताया था एक मैं आइसोटोनिक का न्यूमेरिकल कराऊंगा और एक मैं सिंपल ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल। हाँ, तो एक क्वेश्चंस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो 830 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन एक सॉल्यूशन में है, एक्वस सॉल्यूशन में है, जिसका वॉल्यूम दे रखा है आपको। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है बताओ, 830 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पहली चीज गिवन आप पहले लिख लो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें क्या है, एक मतलब प्रोटीन है उसके पास, वो भी कितना है बताओ, 1.2 ग्राम, यानी कि W2। सॉल्यूट हमारा कौन है, प्रोटीन है, जो क्या है आपका 1.2 ग्राम है, ठीक है, इतना दे रखा है आपको। उसके बाद बोला है ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन का 300 केल्विन पे, यानी कि टेम्परेचर कितना है आपका 300 केल्विन पे, कितना बता रखा है प्रेशर, इतना। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻³ बार है, ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई। बोला है मोलर मास निकालो प्रोटीन का, ठीक है।
ये हमें नहीं पता है। और आर की वैल्यू जो आपको यूज करनी है वो दे रखी है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। अब सोचने वाली बात, दो तीन बात है यहां पर, बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2V और यहां पर RT। निकालना क्या है हमें? M2 निकालना है ना, तो M2 को इधर कर लो, तो M2 इज इक्वल्स टू W2 पाई V RT। सही है, ओके। अब देखो, तो अब यहां पर प्रेशर किस में दे रखा? आर की वैल्यू बार में है, तो और यहां पर प्रेशर कहां गया हमारा? प्रेशर ये रहा, ये भी बार में है, तो प्रेशर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब टेम्परेचर केल्विन में है और यहां पर भी क्या है? टेम्परेचर केल्विन में है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहां पर वॉल्यूम लीटर में दे रखा है और यहां पर वॉल्यूम किस में दे रखा है? सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको ये चेंज करने की जरूरत है। तो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा बताओ? 1 अपॉन कितने लीटर होगा? 1000, ये डिवाइड में चला गया, इतने लीटर होगा। क्लियर है? तो बताओ 850 में कितना होगा? एक में इतना है, तो एक में इतना लीटर है, 1 अपॉन 1000, तो 850 में कितना होगा? 850 मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1000 इंटू 850 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि अब लीटर में आ चुका है। 0 से 0 गया, 2 पॉइंट इधर चला गया, तो 0.8 कितना है? सॉरी 3 है, यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, 3, तो 0.83 लीटर में हो गया। तो ये चेंज हो गया क्वांटिटी। अब हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ M2 निकालना है, वेरी गुड। W2 की वैल्यू 1.2 दे रखी है, R की वैल्यू 0.083 दे रखा है, टेम्परेचर 300 है, डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू कितना है बताओ? 10 की पावर -3 है। वॉल्यूम कितना है? वेरी गुड, 0.83। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। देखो, पॉइंट हटाओ, यहां से 100 लिख लो, यहां से पॉइंट हटाओ 1000 लिख लो। पहली चीज, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ठीक है। एक और है तो यहां पर लिख दो 10। सही है। अब देखो 83 से 83 गया, कितने जीरो है यहाँ पर? 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये पूरा गया। सही है यहाँ तक। अब ये कितना हो जाएगा? 6। क्लियर है यहाँ तक? बहुत सिंपल। और क्या होगा बताओ? M2, ये 10 की पावर -3 है, तो 10 की पावर 3 माइनस ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा बताओ? 6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 3 कितना होगा? 6 3 18, तो 18,000 ग्राम पर मोल। अरे तरीके सर, ये इतना मोलर मास इतना भयंकर कैसे आ गया? क्योंकि ब्रो हमने क्या डाला है यहाँ पर? प्रोटीन। प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड्स का। तो अमीनो एसिड की पूरी चेन होती है ना, इसीलिए प्रोटीन का जो मोलर मास होता है वो बहुत ही ज्यादा आता है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर एकदम सही आया है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को आप लोग नोट डाउन करो। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है जिसमें मैंने यूनिट कन्वर्जन भी अच्छे तरीके से सिखा दिया है। अब हम लोग एक आइसोटोनिक का क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में आजकल ट्रेंडिंग में है, ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं कह रहा था ना कि एक आइसोटोनिक का क्वेश्चन आता है, ठीक है, बोर्ड में। तो एक बार देखो कैसा रहता है वो। जैसे इसमें बोला है कि 3% है W/V, मतलब वेट बाई वॉल्यूम। किसका वेट बाई वॉल्यूम है? केन शुगर का, ठीक है। अब बताओ, केन शुगर में नहीं लिखा हुआ ना, मतलब सॉल्यूशन में किसका है? सॉल्यूट तो हमें पता चल रहा है केन शुगर है, बट हमें क्या नहीं पता चल रहा? सॉल्वेंट। तो मैंने बताया था जिसका कोई नहीं तो उसको पानी मान लो, तो सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो अब वो आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा? सेम, दो सॉल्यूशन का, ठीक है। अब किसके साथ है वो? एक अननोन सॉल्यूट के साथ है, जिसका, ठीक है, एक अननोन क्या है? सॉल्यूट हटा देते हैं, अननोन सॉल्यूट तो है ही, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन है जिसमें अननोन सॉल्यूट है उसके साथ, ठीक है। तो 1% है उसका, वो कैसा है? 1%। समझाता हूं, देखो। जैसे मान लो आपके सामने एक मैंने SPM लगा दिया, ये आपका क्या है बताओ? SPM है। यहां पर मैंने एज्यूम कर लिया केन शुगर वाला, केन शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, जिसका मैंने वॉल्यूम मान लिया 100 ml। कितना मान लिया मैंने? 100 ml। तो लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लिया मैंने बताओ? 100 ml मान लिया, ठीक है।
तो वॉल्यूम तो मुझे मान लिया, मैंने एज्यूम कर लिया 100%, उसमें वेट कितना है यानी कि मास कितना है उसका 3% है, तो कितना होगा मास ऑफ केन शुगर कितना है बताओ, 3% है, तो इसका मतलब कितना हो गया 3 ग्राम हो गया। ठीक है, तो अब इतना आ गया समझ में। अब दूसरे में क्या है, ये तो हमारा कितना था 3% था, ठीक है, और ये कितना है बताओ हमारा 1% है, कितना है 1%। कितनी बात समझ में आ गई। अब 1% है सॉल्यूट, तो इसका भी मैंने वॉल्यूम कितना माना है सॉल्यूशन का 100, तो मास ऑफ अननोन सॉल्यूट कितना होगा बताओ, अननोन सॉल्यूट का 1% का मतलब कितना होगा 1 ग्राम होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ओके, तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, आइसोटोनिक है ना, आइसोटोनिक में क्या होता है पाई ए इक्वल्स टू क्या होता है पाई बी होता है। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए, एक किसको माना मैंने केन शुगर को, बी किसको माना मैंने अननोन को, दोनों आइसोटोनिक है, मतलब दोनों का क्या सेम है बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। अब पाई ए की वैल्यू बताओ क्या होगी, कंसंट्रेशन ए का आरटी इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन बी आरटी, आरटी ने आरटी को कैंसिल किया, दोनों सेम टेम्परेचर पे है। ठीक है, सी ए मोलैरिटी होता है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी है ना, इसीलिए क्या बताओ वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया। अब बताओ सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, मतलब ए के मोल्स कितने हैं, तो एक हमने किसको माना था केन शुगर को माना था, तो क्या होगा बताओ गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो एम ए अपॉन मोलर मास ए इज इक्वल्स टू एन बी, बताओ मोलर मास सॉरी मास बी का और मोलर मास बी बी का, बी किसको माना है मैंने अननोन को। अब इसका मास कितना गिवन है बताओ 3 ग्राम अपॉन मोलर मास केन शुगर का क्या होता है बताओ, केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है 12 22 11, सुक्रोज को ही बोलते हैं। इसका मोलर मास निकालोगे तो 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 11, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 342 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, तो यहां पर आएगा 342 ग्राम पर मोल। इसका मास कितना है 1 ग्राम अपॉन मोलर मास जो हमें नहीं पता है उसका, तो मोलर मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 342 यहां चला गया, 3 यहां चला गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, कितना हो जाएगा 4, तो 114 ग्राम पर मोल, ये होगा मोलर मास किसका, ओके अननोन सॉल्यूट का। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज क्या हो गया खत्म। एक मैंने आइसोटोनिक पे क्वेश्चन करा दिया, आप बस इसको ना ऐसे फॉर्मूले से याद भी कर सकते हो डायरेक्ट, m1 अपॉन m1 इक्वल्स टू m2 अपॉन m2, या इसको ऐसे भी याद कर सकते हो w1 m1 w2 अपॉन m2 से भी याद कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट लगाओ, आइसोटोनिक में जो पूछा है वो निकाल लो, 3 क्वांटिटी गिवन होगी, एक निकालना होगा। तो आज हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एकदम खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर, ये आ गया समझ में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास वेंट ऑफ फैक्टर के साथ।